इवनिंग माय डियर। तो आज फिर से एक बार आपके 10th एसएसटी के अंतर्गत इतिहास बुक लेकर फिर से आए हैं। तो जैसा कि आप लोग को मालूम ही होगा कि हमने पिछले क्लास में 10th हिस्ट्री के चैप्टर 1 अर्थात इकाई 1 शुरू कर चुके थे और उसके नाम पर भी चर्चा कर चुके थे हम। और उसका नाम था, शायद आप लिखे भी होंगे, नाम था उसका यूरोप में जी यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, ये नाम था क्या? यूरोप में राष्ट्रवाद, ये था यूरोप में राष्ट्रवाद। और इस पर हमने चर्चा भी कर चुके थे पूरी तरह से, आपके साथ बढ़िया से चर्चा कर चुके थे और समझ भी चुके थे कि यूरोप महादेश है, वहां पर जो देश प्रेम की भावना का उत्पन्न हुआ उसी को कहा जाता है यूरोप में राष्ट्रवाद। और फिर हमने चले गए थे, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा दिए थे, अर्थात इस चैप्टर में जो पढ़ना था उसका लिस्ट तैयार कर दिए थे और उस लिस्ट के तहत हमने पढ़ाना भी शुरू कर दिए थे। उन्हीं लिस्ट में से आज दूसरा पॉइंट निकाल के लाएंगे, बताएंगे क्या है दूसरा। दूसरा क्या है बोलिए, ऑनलाइन वाले भाई बोलो, दूसरा बताइए क्या है, बोलिए ना। आपकी आवाज कहां आ रही है? अच्छा, आप बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, आवाज तो आना चाहिए। एक मिनट माय डियर, आवाज तो आना चाहिए। उसको तो नहीं हिला दिया ना, उसको बोला को उस साइड में जो है उसको देखो तो, एक बार आप बताइए तो, बोलिए तो। अरे साइड वाला माय डियर बोलो ना तुम, आवाज खोल के। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन आवाज बोनापार्ट नहीं आ का रही है योगदान। यहाँ तक, बोलिए। यूरोप में राष्ट्रवाद भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। जी जी ठीक है ठीक है ठीक है, आपका आवाज ठीक है। आपका आवाज बंद है, म्यूट है। कोना में देखिए, वो कोना में ऐसे करके होगा, वो एयरफोन जैसे, उसको एक बार टिपिए तो वो हाँ म्यूट हट जाएगा। अनम्यूट है सर। हाँ हाँ ठीक है, तभी बोल रहे थे आवाज नहीं आ रहा था। चलिए ठीक है, तो आज का पॉइंट है यूरोप में राष्ट्रवादी भावना को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। जी हाँ, यही तो मेन पॉइंट ही है कि यूरोप महादेश जो है वहां पर देश प्रेम की भावना कैसे फैला और उसको फैलाने में किस व्यक्ति का योगदान है, किस संस्था का योगदान है। तो सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग नेपोलियन बोनापार्ट का। जी, तो आप लोग भी कॉपी के बीच में लिखेंगे जैसे हम लिख रहे हैं। लिखिए, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान, नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। जी, आप लोग भी कॉपी के बिल्कुल बीच में लिख लेंगे, बिल्कुल ही ऐसे कर देंगे, ऐसे कर दीजिए। और ऐसे जब कर दिए हैं तो एक बार रुक जाइए आप लोग, देखिए क्या है।
चलिए हम लोग देखते हैं कि नेपोलियन बोनापार्ट ने यूरोप में कौन ऐसा चमत्कार किया, क्या किया कि उसका नाम इतना है। जी, तो मैं बता दूं आप लोगों को कि नेपोलियन बोनापार्ट, ये जो नेपोलियन बोनापार्ट है, ये गरीबों का नेता था, गरीबों का मसीहा था, गरीबों को ऊपर उठाना चाहता था, गरीबों के हित का रक्षा करते थे। और जबकि यूरोप महादेश में अधिकांशतः नेता, अधिकांशतः सरकार अमीरों के हित में काम करते थे, अमीरों के विकास के लिए काम करते थे। इससे गरीब और गरीब बनते ही जा रहा था और कुछ परसेंट लोग अमीर हो रहा था या कुछ परसेंट लोग ही सुखी संपन्न थे। लेकिन उसी बीच नेपोलियन बोनापार्ट ने किसी तरह से, आवाज म्यूट कर लीजिए, फिर से मोटो, फिर से आवाज म्यूट कर लो बाबू। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने गरीबों के बीच पहुंचा और गरीबों का समर्थन प्राप्त किया और फिर राजनीतिक क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ा। और मैं बता दूं, इसकी राजनीतिक करियर का शुरुआत हुआ फ्रांस से। जी, 1804 ईस्वी में, जी 1804 ईस्वी में ये फ्रांस का शासक बन गया। जी, फ्रांस का शासक बन गया। कौन बना? ये नेपोलियन। ये 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना और फ्रांस के शासक बनते ही इन्होंने, ध्यान से सुन लीजिए एक बार, फ्रांस के शासक बनते ही इन्होंने, इसको मौका मिल गया, एक तरह से कहिए प्लेटफॉर्म मिल गया इसको कुछ करने का, कुछ बोलने का और गरीबों को ऊपर उठाने का। और फिर शुरू कर दिया इन्होंने गरीबों के हित में काम करना। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि अमीर को जो कुछ विशेष सुविधाएं दी जा रही थी उसको, उस पर इन्हें रोक लगा दिया, उस पर इन्हें प्रतिबंध लगा दिया। जैसे अमीर जो थे उसको अमीर जैसे रहने के लिए सरकार पर भार था तो कैसे अमीर जैसे रहे। अगर कोई अमीर गरीब भी हो जाता था तो सरकार उसे धन देकर, सरकार उसे सुविधा प्रदान कर उसको अमीर जैसे रहने का अवसर प्रदान करते थे। इतना ही नहीं, वहां के जो राजा इत्यादि थे, पुराने वो जो भी थे, उसको एक अलग पेंशन दिया जाता था, अर्थात राजकोष का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन्हीं मेंटेन में चले जाता था, जिससे गरीबों के या जन कल्याण का काम तो होता ही नहीं था। इन्होंने क्या किया, नेपोलियन बोनापार्ट ने क्या किया, जैसे ही 1840 में फ्रांस का शासक बना, इन्होंने टोटल चीज को रोक दिया। अब आप ही लोग सोचिए कि अगर इन्होंने सुविधा को रोक देगा तो क्या होगा। जब सुविधा को रोक दिया तो अमीर लोग क्या किया, फ्रांस के टोटल लोग क्या हुआ, दो भाग में बट गया माय डियर। क्या एक तो बन गया कि इसके समर्थक। कौन बन गया? एक समर्थक कौन बना? गरीब लोग। एक कौन बन गया? दूसरा विरोधी कौन बने? धनिक लोग। तो अब ये गरीब लोग एकजुट होने लगा कि नहीं, ये नेपोलियन बोनापार्ट अच्छे शासक है, इसको साथ देना चाहिए, ये रहना चाहिए, अर्थात इसके समर्थन में गुट बनने लगा। और विरोधी अमीर लोग एकजुट होने लगा कि नहीं, ये गड़बड़ है, ये रहेगा तो हम लोग का सब कुछ अस्तित्व को खत्म कर देगा, अतः इसको हटा दिया जाए। तो वहां पर ये गुट बनने लगा और दोनों का एक ही सोच था कि इस देश के लिए इस शासक का सोच था। और उसी बीच हम कहेंगे कि यहाँ पर भी एकजुट हुआ तो कुछ न कुछ देश के प्रति तो श्रद्धा प्रेम तो उत्पन्न हुआ ना, चाहे नेगेटिव में हो कि पॉजिटिव में हो। तो इससे भी कुछ न कुछ देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है। फिर आगे देखिए, इन्होंने क्या किया, सभी गरीब को मजबूत करने के लिए फ्रांस में तो किया ही किया, वर्ल्ड के किसी भी हिस्सा में या यूरोप के किसी भी हिस्सा में गरीब को समर्थन देने वाला जो संस्था थी, गरीब को ऊपर उठाने वाले जो व्यक्ति थे, उससे सीधा संपर्क करने लगा। अर्थात
फ्रांस से सीधा निकल के ये यूरोप के साथ साथ वर्ल्ड के अन्य हिस्सा में पहुंचने लगा। अर्थात ये लग रहा था कि वर्ल्ड का नेता बन जाएगा ये नेपोलियन बोनापार्ट। और फिर पूरे यूरोप के लोग, गरीब मसीहा, धीरे धीरे तो अमीर लोग भी ये सोचने लगा कि यही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो इस देश को जन कल्याण का स्वरूप दे सकता है। और फिर सभी लोगों में इसके प्रति, देश के प्रति एक अलग भावना उत्पन्न हुई। और बता दूं मैं माय डियर कि अब तो देखिए इसका समर्थक भी बढ़ गया, गरीब के साथ साथ अमीर लोग भी समर्थन करने लगे। और फिर इसको लेकर गरीब लोग अमीर लोग को जानते थे, गरीब लोग भी देश क्या होता है, शासक क्या होता है, उसको जानने लगे। अधिक से अधिक संख्या में इसके सम्मेलन में आने लगे। इन्होंने गरीबों के जा जाके सम्मेलन करते थे और उसको बताते थे कि देश क्या है। फिर उसमें देश प्रेम की भावना ऑटोमेटिक उत्पन्न हुआ। तो देख लीजिए यहाँ देश प्रेम की भावना उत्पन्न हुआ। लेकिन एक बड़ी दुख की बात है माय डियर सुनना, कि ये बड़ी सफलता के साथ बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इसी बीच बता दूं, एक ऑस्ट्रिया है यूरोप महादेश में, ऑस्ट्रिया जी, ऑस्ट्रिया, और यहाँ के शासक थे मेटरनिक। ध्यान दीजिएगा, मेटरनिक, ये मेटरनिक यहाँ के शासक थे। और मेटरनिक को लग रहा था कि जो पद, जो मान सम्मान, जो काम आज नेपोलियन बोनापार्ट कर रहा है, वो काम मैं क्यों नहीं करूं, हमसे क्यों नहीं हो सका। और इसी लालसा से, इसी सोच के साथ मेटरनिक ने क्या किया, एक मीटिंग बुलाया। और माय डियर उस मीटिंग में इंग्लैंड, पर्सा और खुद ऑस्ट्रिया, पर्सा और जर्मनी के एक राज था बहुत मजबूत, ये तीनों आकर यहां पर एक मीटिंग किया। और मीटिंग क्या था, उसका प्लानिंग क्या था कि नेपोलियन बोनापार्ट के बढ़ते प्रभाव को रोकना, इसके प्रभाव को रोकना। और बड़ी दुख के साथ ये भी आपसे शेयर कर रहे हैं हम कि ये लोग अर्थात मेटरनिक अपने प्लानिंग में सफल हो गया। ये चीज हुआ था मेरे भाई 1815 में। ये वियना में जो सम्मेलन आगे पढ़ाएंगे हम, वियना में सम्मेलन हुआ था और ये सफल हो गया। सफलता पाने के बाद अब देख लीजिए क्या क्या हुआ, थोड़ा सा गजन भी हुआ है इसका। एक बार क्या किया, 1813 ईस्वी में इस नेपोलियन बोनापार्ट को 1813 में ये लोग पकड़ लिया, पकड़ के जेल के अंदर बंद कर दिया। लेकिन इन्होंने बुद्धि विवेक से, कुछ बदमाशी भी इसके अंदर था, इन्होंने जेल को फान के भाग गया। लेकिन फिर जाके पकड़ा गया माय डियर। और फिर जब पकड़ाया इन्होंने, तो मैं बता दूं आपको 1815 में फिर पकड़ लिया। 1815 में इसको पकड़ लिया और जेल के अंदर बंद कर दिया और 6 साल तक जेल में रहा और फिर जेल में ही इसकी मौत हो गई। अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट का खेला खत्म हो गया। लेकिन इसके काम, इसके सम्मेलन, इसके सोच ने वहां पर एक नया सोच उत्पन्न किया, एक नया शक्ति प्रदान किया, जिससे राष्ट्रवादी भावना मजबूत ही नहीं सक्रिय भी हो गया। तो शायद समझ गए यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या योगदान है। तो शायद माय डियर इसमें अगर किसी को कोई शक, किसी भी तरह की दिक्कत तो बताइए, नहीं तो फिर हम इसको नोट करवाएंगे। बस इसके काम पर और इन्होंने सम्मेलन किया, इन्होंने जो विश्वास जीता, इन्हीं 3-4 चीजों को ध्यान में रखते हुए इसका व्याख्या करना है। और इन 3-4 चीजों से यूरोप में राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हुआ है। तो शायद ये चीज समझ गए। चलिए, तो लगता है कि आप लोग को डाउट नहीं है। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए नोट कीजिए। देखिए यूरोप में, ये आप आवाज को म्यूट कर लो यार, ये म्यूट नहीं करता है।
यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में, यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफी अधिक योगदान है। देखिए ना आप, देखिए नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिखा रहे हैं हम, लिखो ना, उससे क्या हो जाएगा, वो तो शॉर्ट में था इधर उधर, अब तो लिखा तो आप रहे ना। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफी अधिक योगदान है। यूरोप में राष्ट्रवादी भावना फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का काफी अधिक योगदान है। पूर्ण विराम। इन्होंने गरीबों के बीच रहते हुए, इन्होंने गरीबों के बीच रहते हुए, इन्होंने गरीबों के बीच रहते हुए 1804 ईस्वी में जी 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। 1804 ईस्वी में फ्रांस का शासक बना। और फिर फ्रांस में गरीबों के हित में शासन करने लगा। और फिर फ्रांस में गरीबों के हित में शासन करने लगा। और फिर फ्रांस में गरीबों के हित में शासन करने लगा। गरीबों के हित में शासन करने लगा, जिससे इसके समर्थक आप काहे आवाज को ऑन कर देती है, सो बताओ तो। रे लड़की यार, तुमको 10 बार ऑन ऑफ कर दिए हैं, खटखुट हो रहा है ना। अरे आप क्वेश्चन करने लगिए, या फिर आपको जब जरूरत हो तब माय डियर उसको ऑन करो ना, आवाज म्यूट रखो ना, नहीं तो आपके पास कुछ हो बजता है तो यहाँ आवाज आती है, डिस्टर्ब होता है ना। प्लीज, फिर नहीं तो हम सदा के लिए बंद कर देंगे, तो फिर आप खोल भी नहीं पाइएगा, आवाज को जरूरत होगा फिर भी नहीं खोल पाइएगा आप। क्या लिखे, थोड़ा सा पीछे से पढ़िए। जिससे इसके समर्थक और विरोधी दोनों का जन्म हुआ। जिससे इसके समर्थक और विरोधी दोनों का जन्म हुआ। इतना ही नहीं इन्होंने अमीर को दिए जाने वाले विशेष सुविधा पर भी रोक लगा दिया। जिससे जन कल्याण का काम अधिक होने लगा। यार लिखाने तो इस क्वेश्चन होता हूं हम तुमको यार, एक मिनट रुकना तुम्हारी मैडियर यार, पहले देखिए लो तुम यार, तू लोग कैसे क्या करता है पता नहीं चलता है। लिखाने में डिस्टर्ब कर किया तो आप ही का टाइम खराब होगा ना। लड़की है, समझ में नहीं आता है,
जाओ सर तो अपने आप होता है। अपने आप कैसे हो जाएगा यार? उसको ऑन करेगी तब ना। देखिए अभी आवाज जा रहा है ना आपको यार, आवाज जा रहा है ना? अब आप खोलेगी तब ना आवाज आएगा जी। मुंह पटक पटक कर आवाज कहाँ आ रहा है? उसको खोलो ना, और खोलने के बाद फिर बंद कर देना आवाज। हाँ बोलो, आवाज जा रहा है ना बढ़िया से? सर आपका आवाज आ रहा है और अपने आप म्यूट और अनम्यूट हो जाता है। अरे हम कर रहे हैं जी, अपने आप नहीं होता है। अभी जा रहा है ना आवाज? हाँ तो अब जब दिक्कत होगा ना, अब म्यूट कीजिए, आप म्यूट कर दीजिए। हाँ हो गया। अब आपको जब जरूरत होगा तब आप आवाज खोलिएगा। अब मेरा आवाज जा रहा है, मेरा आवाज आएगा, आपका आवाज नहीं आएगा। आपके यहाँ कुछ होगा तो हम नहीं सुनेंगे, या कोई नहीं सुनेगा तो डिस्टर्ब नहीं होगा क्लास। आपको जब क्वेश्चन करना हो, जब डाउट हो, तब आवाज को ऑन करके तब हमसे पूछिएगा, राइट? ठीक है। ठीक है, फिर आवाज बंद कर दीजिए। हाँ थैंक यू। देखिए तो एक क्वेश्चन लटका दिया आपने, कहाँ पर लिखे हैं? रोक लगा दिया जिससे जन कल्याण का काम अधिक होने लगा। जिससे जन कल्याण का काम अधिक से अधिक होने लगा। और फिर वहां की जनता, और फिर वहां की जनता की रुचि, और फिर वहां की जनता की रुचि देश सरकार, वहां की जनता की रुचि देश सरकार की ओर बढ़ने लगी। देश सरकार की ओर बढ़ने लगी, जिससे 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 राष्ट्रवादी जिससे राष्ट्रवादी भावना का उदय ही नहीं, जिससे राष्ट्रवादी भावना का उदय ही नहीं बल्कि जिससे राष्ट्रवादी भावना का उदय ही नहीं बल्कि राष्ट्रवाद एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। राष्ट्रवाद एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। राष्ट्रवाद एक मजबूत स्थिति में पहुंच गया। अब बताइए कि आपने इसको समझ भी गए, शायद नोट भी कर लिए हैं। क्या इस पॉइंट में लिखने समझने किसी भी तरह से कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। बोलो रे मोटो। सर फ्रांस का शासन क्या है? शासक जैसे इस टाइम में राष्ट्रपति होते हैं ना, प्रधानमंत्री होते हैं ना, राजा होते थे ना, उसी तरह से शासक होते थे जो शासन करने वाले थे। तो 1804 ईस्वी में नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का शासक बना था। और कोई डाउट? नो सर। चलिए थैंक यू। तो हम आगे बढ़ते, बताइए अगला पॉइंट क्या है। इसी तरह से आप कीजिए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में। बिल्कुल जितना क्वेश्चन आवे मन से, आप अगर हाँ कहिएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। बोलो भाई अगला पॉइंट। आपने वो इंपोर्टेंट पॉइंट नहीं लिखे थे? बोलो वियना सम्मेलन। वियना सम्मेलन। ओ देखिए इस पर जी अभी तो चर्चा कर भी किए थे, एक बार फिर से देख लीजिए वियना सम्मेलन। अभी भी मैंने वियना सम्मेलन के विषय में उसे बताए थे, आप लोग सुन भी रहे थे, लेकिन फिर से एक बार सुन लीजिए वियना सम्मेलन क्या है नहीं है। आ जाओ मेरे भाई एक बार वियना सम्मेलन की ओर। वो कल तो थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया था ना, अब ठीक हो गया। वियना कल से आप लोग का कितने बजे से क्लास है? 2 बजे से, याद रखिएगा। जी अब आप लोग इसको बढ़िया से लिख लीजिए, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग।
चलिए एक बार इसका बढ़िया से खंडन कर देते हैं, बिल्कुल टुकड़ा टुकड़ा में कर देते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे वियना क्या है। ये वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसका राजधानी है माय डियर, ऑस्ट्रिया की। और सम्मेलन तो समझ में करते हैं कि संगठन होता है। अभी भी बताए थे हमने कि नेपोलियन बोनापार्ट जो थे उसका जो प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसके प्रभाव जो बढ़ रहा था वो जो फ्रांस के साथ साथ यूरोप के साथ साथ वर्ल्ड का नेता बनने जा रहा था, तो इससे जलन हुआ किसको? ऑस्ट्रिया के शासक मेटरनिक को। याद होगा मेटरनिक, ये वहां के चांसलर थे अर्थात प्रधानमंत्री के पद पर थे। और ये इसको जलन हुआ और इन्होंने क्या किया? नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को रोकने के लिए, उसके राजनीति को खत्म करने के लिए, उसको कहिए तो एक तरह से उसी को खत्म करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया कुछ देशों का 1815 ईस्वी में। जी याद रखेगा 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन हुआ था, 1815 ईस्वी में। और उस सम्मेलन में कौन कौन भाग लिया था वो भी देख लीजिए। ये जो सम्मेलन हुआ था ना, उसमें भाग लिया था ब्रिटेन अर्थात वही इंग्लैंड, ब्रिटेन, रूस और पर्सा, वही ऑस्ट्रिया के जो थे पर्सा, वो पर्सा भाग लिए थे। पर्सा ये क्या है? ये जर्मनी का एक मजबूत राज्य का नाम है। और चौथा खुद ऑस्ट्रिया। ये देख लीजिए, ये 4 को लिया था भाग इसमें वियना सम्मेलन में। किसके नेतृत्व में? मेटरनिक के नेतृत्व में। और इसके द्वारा यह तय हुआ कि नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को रोकेंगे। और एक ऐसा प्लान बनाया माय डियर, एक ऐसी योजना बनाई गई इस मेटरनिक के द्वारा कि नेपोलियन बोनापार्ट को रियल में रोक दिया। रियल में नेपोलियन बोनापार्ट को आगे नहीं बढ़ने दिया। मैंने बताया था इन्हीं लोग के तहत 1815 ईस्वी में हमने बताए थे कि सेंट हेलेना द्वीप, एक वहीं पर द्वीप है सेंट हेलेना द्वीप, वहां पर जाके इसको पकड़ा। ये लोग अपने षड्यंत्र लगाया, पुलिस लगाया, सब कुछ उनको लगाया, पकड़ कर और इसको जेल में बंद कर दिया। और जेल में मैंने बताया था कि 6 साल तक जेल में रहा और जेल में ही मर गया। अर्थात इसका खेला खत्म हो गया, अर्थात 21 में आते आते ही मर गया। ये अर्थात नेपोलियन बोनापार्ट ये बेचारा का खत्म खेल। एक तरह से कहिए 1815 से ही क्या हो गया, इसका खेल खत्म हो गया। और खेल अब किसका शुरू होगा? तो मेटरनिक का। यही जो सम्मेलन हुआ था, इसी सम्मेलन को वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। तो बिल्कुल क्लियर हो गया माय डियर कि वियना एक ऑस्ट्रिया की राजधानी है, जहां पर ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को रोकने के लिए एक बड़ा सम्मेलन हुआ था, जिसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया शामिल हुआ था। और इस सम्मेलन के द्वारा नेपोलियन बोनापार्ट के प्रभाव को रोकने के लिए एक ऐसी योजना बनाई, एक ऐसा प्लान बनाया जिसमें नेपोलियन बोनापार्ट फंस गया और नेपोलियन बोनापार्ट के राजनीतिक से लेकर जिंदगी तक खत्म हो गया। तो यही था वियना सम्मेलन। क्या और कुछ दिक्कत इसमें है? दिक्कत है? और नहीं दिक्कत है तो नोट कर लीजिए, अभी टाइम है आप लोग के पास 3 मिनट, थोड़ा जल्दी से नोट कीजिए। तो लिखिए 1815 ईस्वी में, थोड़ा हाथ चला के लिखिएगा, मात्र 3 मिनट टाइम है। 1815 ईस्वी में ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में मेटरनिक के नेतृत्व में, जी ये मेटरनिक के नेतृत्व में
एक सम्मेलन हुआ था, एक सम्मेलन हुआ था जिसे 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 वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, जिसे वियना सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें ब्रिटेन, रूस, इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया भाग लिया था। इसमें ब्रिटेन, रूस, पर्सा और ऑस्ट्रिया भाग लिया था। पुण्य विराम। यह सम्मेलन पूरी तरह से सफल साबित हुआ। यह सम्मेलन पूरी तरह से सफल साबित हुआ। यह सम्मेलन पूरी तरह से सफल साबित हुआ। और फिर नेपोलियन बोनापार्ट इन लोगों के सर यह सम्मेलन पूरी तरह से सफल साबित हुआ और नेपोलियन बोनापार्ट इसके बनाए जाल में फंस गया। और नेपोलियन बोनापार्ट इसके बनाए जाल में फंस गया। और नेपोलियन बोनापार्ट इसके बनाए जाल में फंस गया। तो माय डियर, आज समय समाप्त हो रहा है, अतः आज के क्लास को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं।